नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मालिश करके, मसाज करके एक पैरालिसिस पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, कैसे उसकी मसल्स को हम आराम दे सकते हैं। मसाज एक ऐसा टॉपिक है जो पैरालिसिस ट्रीटमेंट के अंदर बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। आपको आपके डॉक्टर्स, आपको फिजियोथेरेपिस्ट कहते हुए मिल जाते हैं कि आपने मालिश नहीं करवानी, और वो कहीं ना कहीं सही भी कह रहे होते हैं कि अगर आप मालिश गलत तरीके से करवाते हैं तो मसल्स ठीक होने की जगह ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि अगर आपने करनी है तो कैसे करनी है, क्या उसके पीछे रीज़न है, क्यों मसाज कही जाती है, उससे हमें क्या हेल्प मिलती है। किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए ठीक होने के लिए दो चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला है ब्रेन, जहाँ पे क्लॉट आया था, जहाँ पे आपका ब्रेन हैमरेज हुआ था, जहाँ डैमेज हुआ था, जहाँ से आपकी कमांड नहीं आ रही आपकी मसल्स को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मसल्स, क्योंकि अगर मसल्स हिलती नहीं है, मूवमेंट नहीं होती, तो मसल्स के अंदर एट्रोफी देखी जाती है, यानी उनका छोटा होता हुआ देखा जाता है कि मसल्स सिकुड़नी शुरू हो गई, टाइट होनी शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट बहुत बढ़ जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो मालिश होती है वो पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने मालिश कब करनी है और कैसे करनी है। पहला रूल क्या याद रखना है कि आपने जब भी मसाज करनी है, आपने करनी है एक्सरसाइज करने के बाद। होता ये है जब भी कोई पैरालिसिस पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है, मसल्स बहुत जल्दी थक जाती हैं, और ऐसे पेशेंट के अंदर जहाँ मसल्स बहुत थक गई हैं तो वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं। उस टाइट मसल्स को रिलैक्स करने के लिए ऑयल बहुत हेल्पफुल होता है। अब ऑयल को कैसे लगाना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो ये एक पेशेंट है पैरालिसिस का, और पैरालिसिस के पेशेंट की अपनी मसाज करनी है। एक्सरसाइज ही कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, उसके बाद हम मसाज करेंगे तो हमने हमेशा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके साथ साथ चलना होता है। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हाथों से मालिश करेंगे। हम इस तरह से मालिश नहीं करेंगे, ये जो मालिश होती है मसल्स को ख़राब कर देगी। हमने बस ऑयल को एक तरह से लगाना होता है, हल्के हल्के हाथ से उसको बस सेलाना सा जैसा होता है वैसे ही करना होता है। ऑयल आप इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा कि ऑयल का जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो यहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर देता है। अब जब ये रिलैक्स हो गई तो मगर आप मसाज कभी भी 5 मिनट से ऊपर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, जो करने वाला है वो भी थक जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऑयल लगाने के बाद, यहाँ पर हल्के हाथ से मसाज करने के बाद, यहाँ पर हम गर्म पानी की जो थैली होती है, जो वाटर बैग्स होते हैं या फिर जो जेल पैड्स होते हैं, उनको जॉइंट्स पे लगाएंगे जहाँ पर आपको टाइटनेस ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि अक्सर पेशेंट का हाथ इस तरह से रहता है, टेढ़ा ऐसा रहता है, एल्बो पूरी कभी खुल नहीं पाती। तो हम क्या करेंगे, उस हीटिंग पैड को इस जगह पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ के अगर मसल रिलैक्स होंगी तो ये हाथ इस तरह से खुल जाता है। इसी तरह से फिंगर के बारे में बात करें तो पेशेंट की फिंगर्स अक्सर हमें इस तरह से टाइट मिलती हैं कि वो हमेशा उनकी मुट्ठी बंद सी रहती है। अब हमने क्या किया, हमने मसाज इस तरफ के साथ साथ अंदर की तरफ भी करनी है। हाथ को सीधा करना है, उंगलियों को अच्छी तरह से मसाज करनी है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ अपने हाथ से आपने उसको हल्के से लगाना है। हल्के से लगाने के बाद अब आप देख रहे हो कि यहाँ की जो मसल्स हैं वो टाइट हैं, खुलने में बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो हम जो अपना जेल पैड्स हैं या अपने हीटिंग बॉटल है उसको इस तरफ लगाएंगे, ना कि इस तरफ, पीछे की तरफ नहीं लगाना, हमने अंदर की तरफ लगाना है जहाँ पर हमें टाइटनेस ज़्यादा महसूस होती है। इससे क्या होगा कि हीट से आपकी मसल रिलैक्स हो जाएंगी और आपकी फिंगर्स खुलनी शुरू हो जाएंगी। जब वो खुल जाएँ तो आपने उसको पूरा एक्सटेंड करवाना है पीछे तक, जिससे क्या हो कि जो छोटे फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो रिलैक्स होने के बाद ब्रेक हो जाएंगे। और जब वो ब्रेक हो जाएंगे तो दोबारा से जब वो बनेंगे, दोबारा से जुड़ेंगे तो वो प्रॉपर लेंथ में जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे पेशेंट की जो फिंगर्स हैं वो खुलनी शुरू हो जाती है। हाथ की जो एल्बो के अंदर दिक्कत है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से हम शोल्डर करेंगे। अगर पेशेंट का हाथ मान लो यहाँ तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स हैं बहुत हार्ड हैं, बहुत स्टिफ है, हम यहाँ पे हल्के हाथ से मसाज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो वाटर बॉटल है, हॉट वाटर बॉटल है या जेल पैड्स का यूज़ कर जब यहाँ की मसल रिलैक्स हो जाएंगी तो हम शोल्डर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इससे हम धीरे धीरे स्ट्रेच करवाते रहते जो शोल्डर जॉइंट है वो पूरी तरह से ओपन कर देंगे। मगर ओपन होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है पेशेंट की मोबिलिटी वापस आए। जिस तरह से हमने भी आपको हाथ की एक्सरसाइज बताई, उसी तरह से आपने लेग की भी आपने करवानी है। पहले एक्सरसाइज करनी है, पहले पेशेंट को खूब सारा चलाना है, और जहाँ पर जॉइंट्स हैं जैसे आपके नी के पीछे वाला एरिया, इसी तरह से एंकल वाला एरिया जहाँ पर आपको स्टिफनेस सबसे ज़्यादा महसूस होती है, वहीं पर आपने हीटिंग पैड्स का यूज़ करना है, वहाँ पर आपने अपने जेल पैड्स का यूज़ करना है, वाटर बॉटल का यूज़ करना है। अब अगर आपकी मसल रिलैक्स भी हो गई है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चल पाएंगी। चलने के लिए हमें ज़रूरी चाहिए है हमारा ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही इन मसल्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन ही इन मसल्स को बताता है कि आपने कब मूव करना है, कितना मूव करना है, कितनी पावर से मूव करना है। क्योंकि ब्रेन ही बताता है किसी मसल को कि आपने कब मूव करना है, कितना मूव करना है और कितनी पावर से मूव करना है। मसल रिलैक्स है, मसल अपनी गुड क्वालिटी के अंदर है, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मगर अगर ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा तो वो हेल्दी मसल भी मूव नहीं करती। तो जब तक दोनों ही चीज़ों पर साथ साथ काम नहीं किया जाता, किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर आराम नहीं मिलता।
इसी वजह से जब पैरालिसिस पेशेंट को जब भी स्ट्रोक पड़ता है तो क्या होता है कि उसके एक तरफ की फंक्शनिंग चली गई, लेफ्ट साइड की चली गई या राइट साइड की चली गई, और अगले 6 महीने के अंदर पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट होती है। पेशेंट जो चल नहीं पा रहा था चलना शुरू करता है, बोल नहीं पा रहा था बोलना शुरू करता है, हाथ में पावर नहीं थी हाथ में पावर आनी शुरू होती है। मगर आप देखोगे कि स्ट्रोक पड़ने के 6 महीने के बाद जो इंप्रूवमेंट होती है वो बंद हो जाती है। वो इसलिए बंद नहीं हो जाती कि आपने फिजियोथेरेपी बंद कर दी, फिजियोथेरेपी तो अभी कंटिन्यू है, कई कई साल हो गए पेशेंट कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी करवा रहा है, बट इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि इंप्रूवमेंट यहाँ नहीं आ रही, ब्रेन में नहीं आ रही है। आप हाथ की एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, पैर की एक्सरसाइज कर ही रहे हो, बट ब्रेन का आप कुछ नहीं कर रहे, ब्रेन को कहीं ना कहीं आप छोड़ देते हो, मिस कर देते हो। अगर आप अपनी मेडिसिन निकाल के देखो कि आप पैरालिसिस ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको तमाम मेडिसिन मिल जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मिल जाएगी, बीपी की मेडिसिन मिल जाएगी, शुगर की मेडिसिन मिल जाएगी, मल्टीविटामिन मिल जाएंगे, कैल्शियम भी मिल जाएगा, बट आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती जो आपकी ब्रेन पे काम करती हो। और ब्रेन पे काम ना करने की वजह से तभी आपकी इतने टाइम बीत जाने के बाद में आप पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती। मगर वहीं पर जब हम साइंस इंजीनियरिंग से ब्रेन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और साथ में पेशेंट को वो एक्सरसाइज बताते हैं जो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हो, वो एक्सरसाइज जो पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे चेंजेस लेकर आए, तब जाकर पेशेंट के अंदर आप देखेंगे विद इन अ मंथ जब हम ब्रेन पे काम करना शुरू करते हैं, पेशेंट की जो एक्सरसाइजेस हैं, जो पेशेंट की फिजियोथेरेपी चल रही होती है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, पेशेंट के हाथ पैर में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है, जो फुट ड्रॉप है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, पेशेंट जो नहीं बोल पा रहा था वो बोलना शुरू कर देता है। वो तभी हो पाता है जब हम ब्रेन और मसल्स पे दोनों पे साथ साथ काम करते हैं, क्योंकि ब्रेन का जो हिस्सा क्लॉट की वजह से या ब्रेन हैमरेज की वजह से जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई वो मर गया, खत्म हो गया, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, मगर उसका जो काम था वो आसपास के नेबरिंग टिश्यू काम करना शुरू करते हैं। मान लो एक पेशेंट की एज है 35 साल, 35 साल के पर्सन के अंदर जो ब्रेन अब इस मसल्स को कंट्रोल करेगा उसकी एज है कुछ महीने। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि उस ब्रेन के हिस्से को जो अभी अभी डेवलप हो रहा है, जो मोर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसको अपने अंदर कितनी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी तब जाकर वो मसल्स को सही तरीके से मूव कर पाएगा। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है बच्चों जैसा हो जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा किडिश हो जाते हैं, बात बात पे हंसना शुरू, बात बात पे रोना शुरू। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो दोबारा से डेवलप हुआ है, दोबारा से बच्चों जैसा दिमाग होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर हम एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसे क्लॉट हुआ है, जिसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसके हाथ पैर में ताकत लेकर आना चाहते हैं, दोबारा से चलाना चाहते हैं, तो हमें उनकी ब्रेन पे ज़्यादा काम करना पड़ता है रेदर देन मसल्स, क्योंकि मसल्स में तो कोई चोट लगी ही नहीं, कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, मसल्स बिल्कुल परफेक्टली ओके हैं, बस ब्रेन से जो सिग्नल आना था उन मसल्स को मूव करने का वो नहीं आ पा रहा। ये जो पेशेंट इस बात को समझ जाते हैं वो उतनी जल्दी ही ठीक हो पाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में अब दिखाऊंगा। विजेंद्र जी का स्टोर है, प्रोविजनल स्टोर है, किराने की दुकान है पहाड़गंज में। तो इनको तकरीबन 11 महीने पहले पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा, और वो स्ट्रोक क्या था, इस वजह से पड़ा कि ब्रेन के राइट साइड पे क्लॉट आया था। क्लॉट आने की वजह से ब्रेन का वो जो हिस्सा जहाँ पे क्लॉट आया था वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाया, और वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया। जब वो राइट साइड का एरिया डैमेज हुआ तो उनका असर इनको लेफ्ट साइड में देखने को मिला कि लेफ्ट साइड इनके हाथ पैर में चलना बंद कर दिया। अब इनको हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग में आते हुए सिर्फ 3 महीने हुए, और 3 महीने के अंदर इनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, क्या नहीं हुए, इनको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, सब आपको आप जरूर करके बताएंगे। सब हाथ में तो काफी हद तक आराम है, मेरे पैर के अंदर दिक्कत है। हाथ ऊपर उठा के दिखाओ, कोई कमजोरी महसूस करते हो उसके अंदर? दिन में तुम काम करते हो, सामान उठाते हो, रखते हो, तो ये ऐसी कोई दिक्कत, लेकिन वजन नहीं भी उठा पाते, वजन नहीं उठा पाते। शुरू में तो सिर्फ यहीं तक उठा रहा था, अब यहाँ तक पूरा उठा लेते हो। यहाँ तक इससे यदि उठाने में वो सीढ़ी वगैरह पे सामान पकड़ाना होता, ऊपर नहीं ज़्यादा पकड़ा होता, बाकी सारा बाकी उठा देते। ठीक है। तो और बाकी पैर में आपने क्या चेंजेस फील किए? पैर के अंदर पहले से तो काफी हद तक आराम है, लेकिन इतना आराम नहीं है जितना होना चाहिए, मेरे को महसूस होता है। तो अब ये भी बताओ आपने क्या कर दिया? हाँ, ये पैर की एक्सरसाइज मेरी बहुत कम नहीं है। और हाथ की आपने कितनी एक्सरसाइज? हाथ की तो अपने आप पता नहीं करते करते हो गई थी, क्योंकि गजेंद्र जी जब शॉप पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, सारा सामान निकालना, उसको रखना, कोई कस्टमर आया तो उसको देना, क्योंकि इसकी वजह से इनकी हाथ की एक्सरसाइज ज़्यादा थी, इसलिए इनके हाथ में इंप्रूवमेंट जल्दी है। जबकि नॉर्मली ये देखा नहीं जाता कि पेशेंट के अंदर हाथ में इंप्रूवमेंट पैर से जल्दी है, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन का जो हिस्सा है जो आपके हाथ की मूवमेंट करवाता है वो ज़्यादा डेवलप हुआ, और उसका असर इनके रिजल्ट्स में भी देखने को मिलता है कि इनका हाथ जल्दी आराम आ गया। मगर पेशेंट क्योंकि शॉप में खड़ा रहता है, चलते नहीं, छोटी सी शॉप होने की वजह से,
तो ज़्यादा ना चलने की वजह से, ज़्यादा वॉकिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज ना होने की वजह से ब्रेन में जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट इनको चला सकती थी, वो थोड़ी सुस्त पड़ गई। पहले ये आए वॉकर से आए, बड़े अपने आप को थोड़ा ट्रैक करते हुए आए, आज ये बिना स्टिक के चल लेते हैं, आराम से चल लेते हैं, अभी चलिए भी दिखाएंगे आपको। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है सिर्फ 3 महीने की। जो लोगों की इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, जहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती, ब्रेन में चेंजेस नहीं आ रहे होते, वो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और स्टार्ट होने के बाद हमें सबसे जरूरी काम क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज। और उसका सबूत आपके सामने है। अगर पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग की बताई हुई एक्सरसाइज नहीं करता तो उसका ब्रेन उस चीज़ में डेवलप नहीं कर पाता है। फिजियोथेरेपी और साइंस इंजीनियरिंग की बताई हुई एक्सरसाइजेस में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। फिजियोथेरेपी जो पेशेंट करता है वो अपने मसल्स को ठीक रखने के लिए करता है, और जो एक्सरसाइज यहाँ बताई जाती हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हिस्सा होता है, वो आपके ब्रेन के लिए होती है। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, उसका असर आपको किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बहुत आराम से देखने को मिलता है। और गजेंद्र जी उसके जितने ज़्यादा विटनेस आप ये कह सकते हैं कि हैं जिन्होंने फर्क देखा। फिजियोथेरेपी पहले भी करवा रहे थे बट इम्प्रूवमेंट नहीं थी, मगर जब सही मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है और सही एक्सरसाइज पेशेंट को बताई जाती है तो चेंजेस आना ऑलमोस्ट ज़रूरी हो जाता है, वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। गजेंद्र जी अब आपको 3 महीने हो गए, हाँ जी। ठीक है ना? 3 महीने पहले आपकी क्या कंडीशन थी? 3 महीने पहले से बहुत बेटर। बहुत पहले इतना पैर चल रहा था? हाँ जी। पहले इतना पैर उठता था जितना आप उठ रहे हैं? 3 महीने पहले आप मेरे पास वॉकर पे चलकर आए थे, आज आप बिना सहारे के बिना स्टिक के चल रहे हो। स्टिक से आ रहा हूँ आपका। आपको कोई खास दिक्कत महसूस होती है? डॉक्टर साहब मुझे पैर ठीक हो जाए, मेरे को उसमें यही दिक्कत है। तो आपने हाथ की एक्सरसाइज की, पैर की एक्सरसाइज नहीं की, वो दिख रही है हमें। तो कितने % आराम मिल गया आपको 3 महीने में? 50% कह सकता हूँ। 50% में आराम आपको 3 महीने में मिल गया। जरा एक बार हाथ उठा के दिखाओ। पहले हाथ इतना उठता था, चलता था? इतना नहीं उठता था। फिर जैसे एक बार दोनों हाथ पे चला के दिखाओ। पहले ही मूवमेंट्स थी, हाथ में इतनी ताकत थी, मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी। पहले हल्का से इतना ही कर पाता था, अब काफी ये आप ठीक कर पा रहा हूँ। आप कोई काम करने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं? वजन उठाने में दिक्कत है। वजन उठाने में दिक्कत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए मसाज के बारे में कि कैसे मसाज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।